नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू या जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा बेस मजबूत होता जाता है और परीक्षा में उतना ही अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ शैवाल, कवक और वायरस बैक्टीरिया की। इन्हीं से रिलेटेड आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समय को व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम अपने एमसीक्यू लगाएंगे। पहला प्रश्न है कि सभी सूक्ष्म जीवों में से सबसे अनुकूलीय और बहुमुखी है विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? विषाणु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषाणु में पाया जाता है प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। बेटा, तो जो विषाणु होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा है जिंक सल्फेट और चौथा है नाइट्रिक एसिड। तो बेटा, जो कवक यानी कि फंगस होती है उसको मारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। किसका? कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तपेदिक मतलब क्षय रोग। तो बेटा, पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला, विषाणु के बारे में सत्य क्या है? इनमें आरएनए पाया जाता है, ये जीवाणु को प्रभावित करते हैं, ये एंटीबॉडीज नहीं बना सकते, ये केवल पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये केवल पोषक कोशिकाओं में गुणित होते हैं। किसमें? पोषक कोशिकाओं में गुणित होते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु होता है? तो इसमें चार ऑप्शन है, एकल तंतु आरएनए, द्वितंतु आरएनए, एकल तंतु डीएनए और द्वितंतु डीएनए। तो बेटा, जो एड्स वायरस यानी कि एचआईवी होता है, कौन सा? एचआईवी फुल फॉर्म होती है इसकी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और ये जो वायरस होता है वो एकल तंतु आरएनए यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड एसएस आरएनए होता है इसमें। ठीक है, एसएस आरएनए होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है? शैवाल, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। शैवाल भी नहीं करता है, कवक भी नहीं करता है, प्रोटोजोआ भी नहीं करता। तो हमारा तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा? जीवाणु जो होता है बहुत तेजी से वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं, कि यह क्या इंगित करता है? यह विषाणु गुणित नहीं हो सकते, ये गलत है, गुणित हो सकते हैं। इन विषाणुओं में आनुवांशिक सूचना नहीं होती, ये भी गलत है क्योंकि आनुवांशिक सूचना होती है। इन विषाणुओं में आनुवांशिक सूचना आरएनए द्वारा की जाती है। ठीक है, यही हमारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इन विषाणुओं में आनुवांशिक सूचना आरएनए द्वारा की जाती है। इनका न्यूक्लिक एसिड क्रिस्टल होता नहीं, ये भी गलत है भाई। अगला प्रश्न है, पोलियो क्या है? कृमि है, जीवाणु है, कवक है, क्या है? तो पोलियो जो है बेटा वो एक वायरस है, विषाणु है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपेदिक किससे फैलता है? तपेदिक बेटा क्षय रोग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्षय रोग भी कहते हैं। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। और ये जो होता है संक्रमित वायु के द्वारा फैलता है। किससे संक्रमित? अगर कोई तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति है, वो छींकता है तो हवा में उसके छींकने के जो बूंद होते हैं, जो छोटी छोटी बूंद उसकी खांसी द्वारा या हवा सांस लेने के द्वारा बाहर फैलती हैं, उससे तपेदिक रोग फैलता है। यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है? तो रेबीज बेटा विषाणु की बीमारी है। किसकी बीमारी है? विषाणु की बीमारी है। और रेबीज से पीड़ित व्यक्ति यानी कि जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित होता है उसको पानी से बहुत डर लगता है, यानी कि पानी से डरता है, जिस कारण इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, यानी कि चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेंगू किससे फैलता है? जो डेंगू होता है वो किससे फैलता है? घरेलू मक्खी नहीं, फल मक्खी नहीं, मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छर, तितली से भी नहीं फैलता। तो हमारा तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
और एडीज एजिप्टाई नामक जो मच्छर होता है, मादा मच्छर एडीज एजिप्टाई, उससे जो होता है वो डेंगू फैलता है। अगला प्रश्न है, विषाणु है एक कोशिकीय मतलब कोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय नहीं, ये आकोशिकीय होता है। कैसा होता है? आकोशिकीय, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है? तो काला आजार प्रोटोजोआ से होता है, नींद की बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, एयरटेल घास से होता है, यानी कि ये सभी होने वाली हैं। और ये हाथी पांव जो होता है वो एलिफेंटिएसिस इसको कहते हैं, और ये जो होता है वो बूचेरेरिया बैंक्रोप्टाई से होता है, यानी कि नहीं पूछा है तो ये जो होता है वो प्रोटोजोआ से नहीं होता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? स्यूडोमोनास नहीं, इसके द्वारा नहीं होता। स्टेफाइलोकोकस इसके द्वारा भी नहीं होता है। बेसिलस ये तो जीवाणुओं का प्रकार है, एक छड़ाकार। और साल्मोनेला टाइफी इसके द्वारा बेटा टाइफाइड होता है, सैल्मोनेला टाइफाई के द्वारा टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी मनुष्य में होती है? तो ये मम्स जो होती है वो विषाणु जनित बीमारी है, जो किस में होती है? मनुष्य में होती है। अगला प्रश्न है, चेचक किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता, जीवाणु के द्वारा भी नहीं होता, कवक के द्वारा भी नहीं होता, किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगजनक जीवाणु स्रावित करते हैं। रोगजनक जीवाणु क्या स्रावित करते हैं? एंटीजन स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं? एंटीजन स्रावित करते हैं। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल यानी नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो किस समूह में आते हैं? यूबैक्टीरिया में नहीं जी, प्रोटोजोआ में नहीं, कवक में नहीं, ये आते हैं साइनोबैक्टीरिया में आते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन बढ़ता है? नहीं भाई, ये नहीं होता है। एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। फिर है, जीवाणुओं के खिलाफ एंटी सीरम का उत्पादन बढ़ता है? नहीं, ये भी गलत है। जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है? नहीं, ये भी गलत है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो ठीक है। अगला प्रश्न है, छड़ाकार जीवाणु कहलाते हैं? तो बेटा स्पाइरल जो होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, स्पाइरल शेप, और कोकस गोल होता है, कॉमा शेप होता है। स्पाइरल जो होता है वो कैसा होता है? छड़ाकार होता है, यानी कि बेसिलस जो होता है वो छड़ाकार होता है। कैसा होता है? छड़ाकार होता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉलरा का रोगाणु किसने खोजा था? यानी कि जिससे कॉलरा होता है उसकी खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा के रोगाणु की खोज की थी। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कॉलरा से नहीं भाई, टाइफाइड से नहीं, लकवा नहीं। जो एडवर्ड जेनर हैं वो चेचक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? चेचक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद नहीं, 7 दिन के अंदर नहीं, 6 महीने के अंदर नहीं। जो बीसीजी का टीका होता है वो 48 घंटे के अंदर बच्चे को दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है? पौधे में पाई जाती है? बिल्कुल होती है। जानवरों में होती है? बिल्कुल होती है। मनुष्य में होती है? बिल्कुल होती है। यानी कि इन तीनों में ही बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा ठीक हो जाएगा। उपरोक्त सभी में ये बीमारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा संयोजन विषाणु जनित रोग, ये यहाँ पे बेटा सही कर लेना, रोग फैलाता होगा, रोग फैलाता है, रोग फैलाता है, ठीक है, रोग फैलाता है। तो H5N1 H1N5 नहीं, ये भी नहीं है। H2N3 ये भी नहीं है। H4N2 ये भी नहीं, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो H5N1 संयोजन है वो विषाणु जनित रोगों को करता है, विषाणु से होने वाले रोगों को फैलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो यकृत नहीं भाई, अस्थिमज्जा नहीं, अपेंडिक्स नहीं, प्लीहा इसको हम स्प्लीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन भी कहते हैं। इसमें आरबीसी की डेड हो जाती हैं, जो मृत हो जाती हैं, कब्रिस्तान हो जाती हैं, मरती हैं, वो प्लीहा में जाके मर जाती हैं। और इनका जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल 1 से 3 दिन का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है, मतलब ये इसका आकार पूछा किस तरह का ये बैक्टीरिया होता है। तो कोकस नहीं भाई, कोकस नहीं होता क्योंकि कोकस गोलाकार होता है। सर्पाकार ये भी नहीं होता, स्पोर ये भी नहीं होता। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो बेसिलस होता है। कैसा, छड़ाकार, यानी कि ऐसा छड़ाकार बैक्टीरिया होता है। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं, वो आकार कौन सा होता है कोशिका का। तो 1 माइक्रोन नहीं, 10 माइक्रोन नहीं, 1000 माइक्रोन नहीं। हम 100 माइक्रोन की कोशिका को विदाउट माइक्रोस्कोप यानी कि नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध जमाने में काम आता। अम्लीय जीवाणु नहीं, ल्यूकोनोस्टॉक नहीं, बैसिलस नहीं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूध से दही बनाने में काम आते हैं और ये दही में पाए जाते हैं। बेटा ये बैक्टीरिया एक जगह और वेजाइना में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, दही और वेजाइना दोनों में सेम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है, ये ठीक कर लेना बेटा, किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, फैलता है। फैलता है। तो ये इसका जो आंसर होगा जीवाणुओं द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, विषाणुओं द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ये जो प्लेग होता है बेटा वो जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है एड्स विषाणु नष्ट करता है। एड्स का जो विषाणु होता है उसका नाम होता है बेटा HIV, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये नष्ट करता है मोनोसाइट्स को नहीं, न्यूट्रोफिल्स नहीं, बेसोफिल्स नहीं। तो ये नष्ट किसे करता है, लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीवाणु की प्रजाति का विकास आनुवांशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण से होता है। तो इसका जो आंसर है एग्रोबैक्टीरियम नहीं, क्लोस्ट्रीडियम नहीं, नाइट्रोमोनास नहीं, यानी कि स्यूडोमोनास जो होता है बेटा वो किसके द्वारा, ये आनुवांशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण से होता है। अगला प्रश्न है रिंडरपेस्ट रोग मवेशियों में किसके द्वारा फैलता है। कीट द्वारा नहीं, जीवाणुओं द्वारा नहीं, प्रोटोजोआ द्वारा नहीं। यानी कि जो रिंडरपेस्ट होता है वो वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि विषाणुओं से फैलता है। तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज क्ल्यूएवर और नील नहीं, पॉल एहरलिच नहीं, वरेल और स्मिथ नहीं, यानी कि फेलिक्स डी हेरेल और फेडरिक टूवर्ट ने इसकी खोज की थी। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें क्या नहीं होता है। तो बेटा इसमें कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइजोबियम एक प्रकार का है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु नहीं, सहजीवी जीवाणु यस, कौन सा है, सहजीवी जीवाणु होता है राइजोबियम। दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। परजीवी जीवाणु नहीं, मृतजीवी जीवाणु नहीं। अगला प्रश्न है जीवाणुओं द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है। एंटीबायोटिक नहीं, प्रदूषक नहीं, हार्मोन नहीं। विषाक्त जो होता है वो हानिकारक पदार्थ है जो बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा बनता है। चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके प्रतिरोध में इंटरफेरॉन संश्लेषित होता है। तो जीवाणुओं के नहीं, कवक के नहीं, माइकोप्लाज्मा नहीं। बेटा जो इंटरफेरॉन होता है वो किसके प्रतिरोध में, विषाणुओं के प्रतिरोध में संश्लेषित होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जो निमोनिया होती है वो बैक्टीरियल डिजीज है जो किस प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है, यानी कि किस जीवाणु से होती है। उस जीवाणु का नाम नहीं,
उसका आकार पूछा है कि किस तरह का आकार होता है उसका। बेसिलिन नहीं, इसका सर्पिलाकार नहीं, बेब्रियो नहीं। इसका जो आकार होता है बेटा वो कोकाई होता है, और दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रासायनिक अवयव सामान्यतः विषाणुओं में पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता नहीं, लिपिड पाया जाता नहीं, शर्करा नहीं, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थ का अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा किण्वन की प्रक्रिया द्वारा। किसमें? पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की खोज किसने की? जो जीवाणु होता है उसकी खोज किसने की? तो बेलारोस नहीं, ह्यूगो डिवरीज नहीं, रॉबर्ट ब्राउन नहीं। जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी खोज वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल द्वारा फैलने वाली बीमारी सैल्मोनेलोसिस किस रोग वाहक द्वारा फैलती है? बेटा शैवाल के द्वारा नहीं, परजीवी द्वारा नहीं, विषाणु द्वारा नहीं, ये बेटा जीवाणु के द्वारा फैलती है। तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला है, डीपीटी का टीका निम्न में से किस रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है? विषाणु प्रतिरोधी टीका नहीं, प्रोटोजोआ प्रतिरोधी टीका नहीं, रिकेट्स प्रतिरोधी टीका नहीं, एक संयुक्त टीका। बेटा कौन सा? एक संयुक्त टीका, और इसका जो ऑप्शन है वो चौथा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्ली ब्लाइट रोग किससे होता है? ये बेटा मतलब किसमें होता है? तो ये अदरक नहीं, गांठ गोभी नहीं, फूल गोभी नहीं। पहली चीज तो ये आलू में होता है, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये अर्ली ब्लाइट होता किससे है, तो ये फंगस से होने वाला रोग है। किससे? फंगस से होने वाला रोग है, फंगस से होता है। किस फंगस से होता है? अगर हम अर्ली की बात करें तो ये होता है अल्टर नेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया सोलानी से होता है। अब हम बात करें लेट ब्लाइट, कौन सी? लेट ब्लाइट की अगर हम बात करें, लेट ब्लाइट की बात करें, लेट ब्लाइट, तो ये जो होता है वो होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है। किससे होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेड रॉट रोग किसमें पाया जाता है? तो आपने सुना होगा रेड रॉट ऑफ शुगर केन किसमें होता है? गन्ने में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है। इसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी कहते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी कहते हैं। और ये फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है, फंगस से होने वाली बीमारी। किस फंगस से होती है? कोलेटोट्राइकम फैलकेटम से होती है। किससे? कोलेटोट्राइकम फैलकेटम से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका व्यावसायिक उत्पादन जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया में होता है और जिसका उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि कराने तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो क्लोरेला का नहीं भाई, स्पाइरुलिना नहीं, अनावृत बीजी नहीं। तो इसमें जो हम प्रयोग करते हैं वो अगार का प्रयोग करते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवक जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जाइलोफिलस नहीं, सेक्सिकोलोकस नहीं, कोप्रोफिलस नहीं। इसे बेटा हम कोटिकोलोकस कहते हैं, और चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंटीबायोटिक बड़े स्पेक्ट्रम में के रूप में पाया जाता है? तो बेटा पैरासीटामोल नहीं, एम्पिसिलिन नहीं, क्लोरोफेनिकॉल नहीं। तो जो दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, जो पेनिसिलिन होता है वो
एंटीबायोटिक बड़े स्पेक्ट्रम के रूप में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बेटा अगर हम शैवाल का अध्ययन करते हैं तो कहते हैं फाइकोलॉजी, और अगर हम कवकों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेकरी में खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। खमीर यानी ईस्ट, खमीर यानी कि ईस्ट, ईस्ट उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। क्यों? यानी कि आंसर देना है। ब्रेड को कठोर बनाने के लिए नहीं, ब्रेड को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए, ठीक है इसको पढ़ेंगे, भोजन के तत्वों को बढ़ाने के लिए नहीं, ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए नहीं। यानी कि जो खमीर ईस्ट है उसका प्रयोग हम बेकरी में करते हैं। क्यों? ब्रेड को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? जो कवक है उसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है? टीबी नहीं भाई, रेबीज ये वायरस से होता है, फाइलेरिया ये भी नहीं। जो कवक होता है इससे यानी कि फंगस से रिंगवॉर्म होता है, स्किन में रिंगवॉर्म होता है। तो रिंगवॉर्म जो होता है वो फंगस से होने वाली डिजीज है, फंगस से होता है। यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव वायु प्रदूषण का परिवीक्षक होता है? यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो है जीवाणु, लाइकेन, शैवाल, कवक। इसमें प्रश्न को सिंपल किया जाए तो यह पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो प्रदूषण को इंडिकेट करता है। प्रदूषण का इंडिकेशन है मतलब एक संकेत करता है। तो लाइकेन जो होता है बेटा वो प्रदूषण को संकेत देते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परजीवी शैवाल है? यानी कि इतने हैं कौन सा परजीवी जो शैवाल है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी कि दूसरा ऑप्शन सेफेलुरोस हमारा ठीक हो जाएगा। ये क्या है? ये परजीवी जो है वो शैवाल है। अगला प्रश्न है ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? जीवाणु है? नहीं। शैवाल है? नहीं। ब्रायोफाइट है? नहीं। ईस्ट जो है वो एक कवक है। दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ईस्ट क्या है? एक कवक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव एल्कोहल के किण्वन के लिए उत्तरदायी है? यानी कि जो अल्कोहल होता है उसका किण्वन कराने के लिए किस जीव का प्रयोग किया जाता है? क्लोरेला का प्रयोग करते हैं? नहीं। एगेरिकस का? नहीं। पक्सिनिया? नहीं। पक्सिनिया का? नहीं। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ईस्ट है। ईस्ट का प्रयोग बेटा हम क्या करते हैं? अल्कोहल के किण्वन में करते हैं। अगला प्रश्न है एस्परजिलस में मादा प्रजनन अंग होते हैं। यानी कि जो एस्परजिलस होता है उसमें मादा प्रजनन कौन कौन से होते हैं? वो स्पर्मेटियम और ओगोनियम, एंथ्रीडियम और ओगोनियम, स्पर्मेटियम और एस्कोगोनियम, और एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम। यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्न में से किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? संश्लेषित प्रक्रिया से? नहीं, ये भी नहीं होगा। जीवाणुओं के द्वारा? नहीं, ये भी नहीं होगा। विषाणुओं के संक्रमण द्वारा? नहीं, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, जो पेनिसिलिन होती है वो कवक के द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कवक जनित रोग है? यानी कि कौन सा रोग है जो कवक के द्वारा होता है? कॉलरा? नहीं। पीलिया? नहीं। इंडिगोफेरा? नहीं। जो कवक होता है उससे कौन सा रोग होता है? त्वचा रोग होता है। पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? यानी कि जो गुलाबी फफूंदी होती है उसका सामान्य नाम क्या होता है? तो उसका सामान्य नाम क्या होता है? राइजोपस होता है। क्या होता है? राइजोपस होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। यहीं पर हमारे सारे सवाल समाप्त होते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों और इसी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।